हाँ जी, गुड इवनिंग। आज की टैक्सेशन वाली केस स्टडी के अंदर हम यूट्यूब की पेमेंट टर्म्स को देखने वाले हैं। यूट्यूब जब भी इंडियन यूट्यूबर्स को पेमेंट करती है तो कौन से वाले ऑफिस से करती है? अपने सिंगापुर वाले ऑफिस से करती है। और पेमेंट रिसीव करने के टाइम पे इंडिया वाले ऑफिस में पेमेंट करवाती है। अब ऐसा क्यों करा जाता है? जब दोनों ही जगह पे ऑफिसेज हैं तो एक ही जगह से पेमेंट कर ले और रिसीव कर ले। दो दो ऑफिसेज यहाँ पे क्यों इन्वॉल्व करे जाते हैं? और यहाँ पे इंडियन यूट्यूबर्स को यही वाली इन्वॉल्वमेंट की वजह से, दोनों ऑफिसेज को यूज़ करने की वजह से टैक्स में काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन कैसे देखने को मिल जाती है, वो चीज़ हम समझने वाले हैं। तो चलिए डिस्कशन को चालू करते हैं। देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने भुवन बाम को ले रखा है, जिनको आप शायद जानते भी होंगे। अब ये क्या कर रहे हैं? ये सर्विसेज प्रोवाइड भी कर रहे हैं यूट्यूब को और इनसे रिसीव भी कर रहे हैं। प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, पहले उसके बारे में बात करते हैं। अब इनके चैनल पे कोई भी वीडियो अगर आप देखने जाते हैं और वहाँ पे एकदम से कोई ना कोई ऐड रन कर जाती है, तो वो ऐड के लिए जिसने भी ऐड रन करी है उसने पेमेंट करी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर टाटा की सफारी का ऐड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और एक गाड़ी की ऐड रन करने के लिए टाटा ने क्या करी होगी? यूट्यूब को पेमेंट करी होगी, मान के चलिए 100 रुपये की। तो 100 रुपये की पेमेंट यूट्यूब के पास आती है, 35 रुपीज़ ये रिटेन कर लेते हैं क्योंकि इनकी प्लेटफॉर्म पे ये वाली ऐड रन करी जा रही है, इनकी वीडियोस भी इनकी प्लेटफॉर्म पे। तो इतना ही रिटेन करके रिमेनिंग अमाउंट जो भी निकल के आता है इनको पकड़ा देते हैं। अब ये जब पेमेंट इनको करी जा रही है, क्यों करी जा रही है? ये अपनी वीडियो के पहले कोई ना कोई ऐड रन करने दे रहे हैं और वो रेवेन्यू इनकी वीडियो से क्योंकि जनरेट हो रहा है, तो ये 65 रुपीज़ इनको दे दिए जाते हैं। इन्होंने क्या करी है? इन्होंने एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करी है, ये माना जाता है। अब ये वाली जो पेमेंट करी जा रही है ना इनकी सर्विसेज के लिए, ये पेमेंट सिंगापुर वाले ऑफिस से करी जाती है, इंडिया वाले गुड़गांव वाले ऑफिस से नहीं करी जाती। एज अ रिजल्ट ऑफ विच होता क्या है, समझिए। अभी जो पेमेंट करी गई है, क्यों करी गई है? आपने एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करी है, और यहाँ पे क्या दिखाया जाता है? सर्विसेज आपने ये वाले ऑफिस को प्रोवाइड करी है, सिंगापुर वाले ऑफिस को, बदले में आपको पेमेंट यहीं से मिल गई है। अब अगर बाहर के ऑफिस को इन्वॉल्व कर दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। और अगर आपने सर्विसेज या गुड्स को एक्सपोर्ट करा होता है तो शायद आपको पता होगा उस पर कोई भी टाइप के टैक्सेस नहीं लगाए जाते। तो ये हो जाती है जीएसटी एग्जेम्प्टेड सर्विस। अब आपने जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करी है, पूरे साल में 2 लाख की करी हो, 20 लाख की करी हो, 20 करोड़ की करी हो, कितने की भी क्यों ना करी हो, उस पर जीएसटी नहीं आने वाला। पूरा का पूरा जीएसटी आपका वेव ऑफ हो जाता है, क्योंकि ये क्या निकल के आ जाता है? एक्सपोर्ट। अब यहीं पे मान के चलिए यूट्यूब ने जो भी आपको पेमेंट करी होती वो सिंगापुर वाले ऑफिस से नहीं करके इंडिया वाले ऑफिस से कर दी होती, दिक्कत क्या हो जाती? इसको एक्सपोर्ट नहीं माना जाता और इस पे एकदम से 18% का जीएसटी आने लग जाता, और आपके जो भी रेवेन्यूज़ होते उन पे एकदम से जीएसटी का हिट आने की वजह से वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। आज के टाइम पे नहीं हो रहे, क्यों? पेमेंट जब भी करी जा रही है बाहर के ऑफिस से करी जा रही है। दूसरी चीज़ की बात करिए। अब ये तो आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी है, बदले में जो भी पेमेंट आ रही है यहाँ से आ रही है। अब एक और चीज़ निकल के आती है जहाँ पे आप इनसे सर्विसेज रिसीव करते हैं, बदले में आपको पेमेंट इनको करनी होती है, और वो पेमेंट बाहर नहीं ली जाती, इंडिया के अंदर ली जाती है। अब ये क्या है उसको समझिए। यूट्यूब पे मान के चलिए इन्होंने कोई ना कोई वीडियो अपलोड करी है, कोई सीरीज़ अपलोड करी है जिस पे इनको लगता है व्यूज़ कम निकल के आ रहे हैं, और एक्सपोजर के लिए चाहते हैं वो वाली वीडियो ऐड की तरह सारी वीडियोज़ पे दिखाई जाए, वीडियो से पहले दिखाई जाए। तो अब ये क्या करेंगे? ये यूट्यूब को पेमेंट करेंगे, मान के चलिए 50 लाख की, कि आप इतने तक की ऐड रन करिए, मेरी वीडियो को बाकी लोगों की वीडियो से पहले दिखाइए। और ये ऐड रन करने के लिए आपने क्या करा है? आपने इनसे सर्विसेज अवेल करी है एडवर्टाइजमेंट की, बदले में आपको पेमेंट करनी है। अभी जब आपको पेमेंट करनी है तो आप यहाँ पे पेमेंट नहीं करने वाले। पेमेंट लेने के टाइम पे यूट्यूब पेमेंट लेता है कहाँ पे? अपने इंडिया वाले गुड़गांव वाले ऑफिस के अंदर। ये आप ना, कोई भी यूट्यूबर आप क्यों ना निकल के आ जाए, आप अपने इनवॉइसेस के अंदर चेक कर सकते हैं। पेमेंट जब भी आती है बाहर से आती है, करने की बारी आती है तो इंडिया में करी जाती है। अब इसकी इंप्लीकेशंस क्या निकल के आती हैं उसको समझिए। अगर ये इंडिया की जगह आपसे जो भी पैसे ले रहे होते वो बाहर वाले ऑफिस में ले रहे होते तो दिक्कत पता क्या निकल के आती? अगर अभी तक आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके ऊपर ये वाली पेमेंट इंडिया के बाहर करने की वजह से बहुत बड़ी दिक्कत निकल के आ सकती है। क्या दिक्कत निकल के आ सकती है समझिए। जितने भी आज के टाइम पे सर्विस प्रोवाइडर्स है ना, उनको एक प्रोविजन तो पता है कि मेरी टर्नओवर जब तक 20 लाख से एक्सीड नहीं होती तब तक मुझे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये सेक्शन नंबर 22 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, वहाँ पे आपको लिख के प्रोवाइड करा गया है। सेक्शन नंबर 22 के अंदर ना 2-3 चीज़ें निकल के आती हैं। पहला तो लिमिट की जो बात करी जा रही है कि 20 लाख तक आपको जीएसटी नहीं पे करना होगा, ये लिखा हुआ है, लेकिन 20 लाख की लिमिट हमेशा नहीं निकल के आती। कुछ केसेस में लिमिट आपकी 10 लाख की होती है, कुछ केसेस में 20 की होती है, कुछ केसेस में 40 की होती है। तो पहले तो आपको 22 भी ढंग से रीड करना पड़ेगा टू बी एबल टू चेक कि आपके ऊपर कौन सी वाली लिमिट लग रही है। मान के चलिए आपने सही इंटरप्रिटेशन कर रखी है, आपके ऊपर 20 लाख की ही लिमिट लग रही है, तो अकेला सेक्शन नंबर 22 नहीं है जो कि बताता है आपको कब जीएसटी नंबर लेना होगा, कब से कंप्लायंसेस चालू करनी होगी। एक और सेक्शन निकल के आता है, सेक्शन नंबर 24, और मान के चलिए यहाँ पे 24 के अंदर आपको जो भी चीज़ें बताई गई हैं कि ये वाली चीज़ होती है, आपको नंबर लेना पड़ेगा, कंप्लायंसेस करनी पड़ेगी, उनमें से कोई भी चीज़ अगर टर्नओवर अचीव होने से पहले ही हो जाती है तो भाई साहब आपको टर्नओवर 20 लाख होने की वेट करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और वहाँ से ही कंप्लायंसेस चालू करनी पड़ेगी। तो सेक्शन नंबर 22 को तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ 24 वो भी आपको पता होना चाहिए। अब सेक्शन नंबर 24 की एक आपको बहुत प्यारी चीज़ बताता हूँ मैं। 24 के अंदर बोला गया है कि मान के चलिए आपने सर्विसेज जो भी रिसीव करी हैं, ये वाली सर्विस आपने रिसीव करी है, कोई और किसी और इंसान से सर्विसेज रिसीव करी हैं, उन पे अगर रिवर्स चार्ज आ जाता है तो उस केस में रिसिपेंट होने की कैपेसिटी में जीएसटी आपको पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा।
रिवर्स चार्ज कब आता है कब नहीं आता, हमने कहाँ पे डिस्कस करा था, 9.3 के अंदर, 9.4 के अंदर। अब वो पार्ट छोड़िए, रिवर्स चार्ज के अंदर मैंने आपको एक सिनेरियो बताया था, कौन सा वाला, अगर आपने कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट करी हैं जहाँ पे सप्लायर जो भी निकल के आता है सर्विसेज का वो इंडिया के बाहर लोकेटेड है और आप इंडिया के अंदर लोकेटेड हैं, तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज आ जाता है और रिवर्स चार्ज आने की वजह से जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए केस इन पॉइंट, मैंने आपको क्या बताया, आपको अगर ऐड रन करनी है अपनी वीडियो की तो यूट्यूब को पेमेंट करनी पड़ेगी, और ये पेमेंट कहाँ पे करी जाती है, टिपिकली इंडिया के अंदर करी जाती है, बट मान के चलिए इंडिया में नहीं करी जाती, तो क्या दिक्कत निकल के आती है, तो दिक्कत ये निकल के आ जाती है कि पेमेंट आपने करी होती है इंडिया के बाहर, और इसको क्या माना जाता है, इसको माना जाता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, क्योंकि आपने बाहर पेमेंट करी है, और इंपोर्ट पे क्या हो जाता है, रिवर्स चार्ज आ जाता है। रिवर्स चार्ज आने की वजह से क्या होता है, सेक्शन नंबर 24 ट्रिगर हो जाता है, और 24 ट्रिगर होते ही दिक्कत क्या हो जाएगी, अगर इस इंसान ने मान के चलिए बिजनेस को अभी अभी चालू करा था, 2 लाख रुपए की ही टर्नओवर निकल के आ रही है, तो ये तो आराम से बिंदास ये सोच के बैठा था कि जब तक 20 लाख नहीं हो जाती मुझे जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा, रिटर्न्स फाइल नहीं करनी पड़ेगी, जीएसटी के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। बट जैसे ही इन्होंने अपनी वीडियो को प्रमोट करवाया यूट्यूब से और कोई भी पेमेंट करी है, वो पेमेंट होते ही रिवर्स चार्ज की इंप्लीकेशंस आ जाएंगी, सेक्शन नंबर 24 ट्रिगर हो जाएगा, और वो ट्रिगर होते ही यहाँ से ये आपकी जीएसटी कंप्लायंसेस चालू होने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, बट आप कर नहीं रहे होंगे बिकॉज आपको 24 के बारे में पता नहीं होगा, और कल को जाके पेनल्टीज, इंटरेस्ट वगैरह वगैरह मल्टीपल चीज़ें निकल के आ सकती हैं। बट प्रैक्टिकली आज के टाइम पे क्योंकि पेमेंट लेने के टाइम पे यूट्यूब बाहर नहीं लेता है पेमेंट कहाँ पे लेता है, इंडिया के अंदर ही लेता है, तो इसको इंपोर्ट नहीं माना जाता, और क्योंकि इंपोर्ट नहीं माना जाता तो रिवर्स चार्ज नहीं आता, और क्योंकि रिवर्स चार्ज नहीं आता तो ऑटोमेटिकली सेक्शन नंबर 24 ट्रिगर नहीं होता। तो प्रैक्टिकली जितने भी यूट्यूबर्स निकल के आते हैं इनके केस में तो एटलीस्ट 24 यहाँ पे ट्रिगर हो नहीं रहा, तो 22 की जो इंटरप्रिटेशन आपकी निकल के आ रही है कि जब तक मेरी 20 लाख की टर्नओवर एक्सीड नहीं होती तब तक मुझे जीएसटी पे नहीं करना होगा, एंड 20 लाख के बाद भी जीएसटी आपको पे नहीं करना पड़ रहा क्योंकि पेमेंट आपको जो करी जा रही है बाहर से करी जा रही है, एक्सपोर्ट वाली करी जा रही है, वो इंटरप्रिटेशन सही निकल के आ जाती है। अब यूट्यूब ने जो ये कर रखा है वो यूट्यूबर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रखा है, नहीं, इनका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो इनकी टैक्सेशन के लिए बनाया गया है कि इनकी टैक्सेशन बिल्कुल सही निकल के आए और इनका टैक्स जो भी निकल के आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज हो पाए। अब इन्होंने अपने लिए क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे कर रखे हैं यही वाले पेमेंट स्ट्रक्चर के अंदर, वो भी डिस्कस करेंगे लेकिन किसी और वीडियो के अंदर कर लेंगे, उसके लिए डेडिकेटेड डिटेल्ड वीडियो बनानी पड़ेगी, वो भी बना दूंगा मैं किसी न किसी और दिन। लेकिन आज के टाइम पे इंडियन यूट्यूबर्स को टैक्सेशन लॉज के अंदर कैसे बेनिफिट मिल जाता है, उनके आउटपुट पे जीएसटी कैसे नहीं आता, पेमेंट बाहर से रूट करके, एंड उनकी इनपुट सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज अवॉइड करके इनको 20 लाख तक का बेनिफिट कैसे दे दिया जाता है पेमेंट इंडिया के अंदर रिसीव करके, वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। आई होप आज वाली वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला हो, अगली वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ और सीख लेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट।